चारों प्रकार का आय के स्रोत का अगर हम अध्ययन करते हैं तो कृषि से हम अपने आदिवासी भाइयों को अमीर बना नहीं सकते, क्योंकि कृषि जमीन आज आजादी के समय अगर आजादी के समय आप आकलन करेंगे तो हमारे दादा परदादा के पास 40-50 एकड़ जमीन हुआ करता था, लेकिन आज हमारे पास जो अभी पीढ़ी है, हमारे बाप की पीढ़ी 5-6 एकड़ में सीमित हो गया है। अब वो बंटवारा होते होते आने वाली 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद वो सिर्फ मकान बनाने लायक जगह रह जाएगा। तो 3 पीढ़ी बाद क्या आदिवासी खत्म हो जाएंगे? अगर आकलन और अध्ययन करने में पता चलेगा 3 पीढ़ी बाद हम हमारी स्थिति क्या होगी। तो ये कृषि से हम लोगों को अमीर या आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा सकते हैं। नौकरी की हालात वही है, क्योंकि आज के डेट में आप देख ही रहे हैं दुनिया भर की एप्स, दुनिया भर की मशीन और सरकार की जो इशारा है सारे चीज को निजीकरण कर रहा है। नौकरी वैकेंसी निकालने वाला है नहीं, निजीकरण यानी कि खुद का व्यापार, और खुद का व्यापार चालू करते हुए हमको एक सामुदायिक व्यापार की स्थापना करना, तभी हम आने वाले पीढ़ी को बचा सकते हैं, अपनी अपनी अस्मिता को बचा सकते हैं। वनोपज का वही हाल है। देखिए आज वन विधेयक अधिनियम 2023 बना, उससे हमारा जो सामुदायिक वन अधिकार जो मिला था 2006 संशोधन अधिनियम 2012 में, वो बिल से हमारा वो अधिकार खत्म हो जाएगा। तो जो भी छोटे छोटे जंगल बचे हैं अभी, वो सारे जंगल लोग को उद्योग व्यापारी लोग की सारा में भी नियम कानून बना, उन लोग ठेके में ले लेंगे सरकार से और वहां अपने तरीके से खेती करेंगे। क्योंकि आने वाले दिन का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन होगा वो है फूड उत्पाद पे, क्योंकि आदमी लोहा खा के जिंदा नहीं रह सकता है, सोना चांदी खा के जिंदा नहीं रह सकता है, कोयला खा के जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए अभी सारे जितने बड़े बड़े उद्योग व्यापारी इंडस्ट्रियल लोग हैं वो फूड की ओर प्लानिंग कर रहे हैं। उसी की इशारा में हमारा 3 कृषि काला कानून बना था, उसी के इशारे में कि लोग अनुबंध खेती करेंगे। और उद्योगपति जो बोलेगा इस इलाका में हमको टमाटर ही चाहिए, तो सारे लोग टमाटर ही लगाएंगे। और वो अनुबंध कर लेगा, टमाटर के हमको पूंजी देगा तो अपने रेट के हिसाब से फिर टमाटर लेगा। और अगर उसके फैक्ट्री में टमाटर के लिए जो भी प्रोडक्शन होगा वो पूरा हो गया तो हमारा टमाटर नहीं लेगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। ये कृषि कानून का काला सच है। तो समझिए सारा जो कानून बन रहा है उद्योगपतियों के इशारे में है। इस सारे चीज का अध्ययन करते हुए हमारे यूटीजी की जो टीम है निर्णय लिया कि क्यों ना हम उद्योग व्यापार की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मजदूरी की हालात तो देखिए रहे कि अब कितने लोग को मजदूर मिलेगा। सारा काम एक मशीन रोबोट की शोध हो रहा है, वो सारा कुछ कर ले रहा है। तो आने वाले दिन में नौकरी निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ रोबोट को ठीक करने वाला ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। रोबोट को भी खराब हो गया तो सारा काम तो रोबोट कर लेगा। तो ये सब दयनीय स्थिति हम लोग के बीच आने वाला ही सारा चीज का अध्ययन करते हुए आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा कुछ दे के जाएं, क्योंकि हमारे बाबा दादा का कर्तव्य था उस समय, वो जमाना था कि वो कृषि पर आधारित जमीन पर आधारित अपना जीवन यापन करते थे। तो उनको उतना बाबा सोचा कि मैं इतना जमीन रख दूंगा तो हमारा नाती पोती तक कमा के खाएगा यश करेगा। और वो स्थिति हम समझिए नाती है अभी। तो वो स्थिति है कि अभी तक हम दादा परदादा के काबिज जमीन पर आज तक हम लोग खा रहे हैं। तो उनका वो दिव्य दृष्टि था। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे के जाएं, क्योंकि बाबा का जमीन तो खत्म होने वाला है। तो हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा उद्योग व्यापार की सत्ता स्थापित करके जाएं कि उसको हम स्थानांतरित कर सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए।
क्योंकि जिस दिन आदिवासी अगर उद्योग व्यापार करना चालू कर दिया तो समझिए बड़े बड़े जो टाटा अंबानी लोग हैं, जो जियो लोग हैं, सारे लोग रोड पे आ जाएंगे। क्योंकि सारा कुछ हमारे हाथ में है ना, कोयला हमारे हाथ में है, लोहा हमारे हाथ में है। आज जितने भी फूड प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे चिप्स हो, कुरकुरे हो, सारा रॉ मटेरियल कौन देता है? चाहे तेल हो, रॉ मटेरियल आदिवासियों के हाथ में है। तो इस सब चीज को हम लोग देखते हुए ईटीजी की टीम ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम खुद का एक सामुदायिक व्यापार स्थापित करें। क्योंकि हम लोग भाई समाज का फिर अध्ययन किए, तो अब इन समाज कैसे आगे बढ़ रहा है। मान के चलिए अपना मुस्लिम समुदाय, तो मुस्लिम समुदाय अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना नियम कानून बनाया हुआ है। वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो अपनी समाज की विकास के लिए वो अपनी इनकम का 3% दान करता है। और जो कुछ भी कमाता है तो वो अपनी 20 किलो में 1 किलो अपनी समाज की विकास के लिए रख देता है। चाहे वो अगर भैंस पालता है तो भैंस से जो भी उसका इनकम हो रहा है तो उसका 5% समाज के बीच। इसलिए देखिएगा कि जिस गांव में अगर मुस्लिम समुदाय बसा हुआ है, 4 5 10 परिवार, तो वहाँ एक अपना बैठने के लिए अपनी मक्का मदीना का, उसको क्या बोलते हैं, मस्जिद, मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन हमारा इतना बड़ा आदिवासी समुदाय खुद के बैठने का एक भवन का व्यवस्था नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह अपने ईसाई भाई लोग हैं, वो भी अपने समाज के विकास के लिए अपना नियम कानून बनाए हुए हैं। वो भी देखिए चर्च का निर्माण कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ नियम उन लोग भी बनाए हुए अपने समाज के विकास के। लेकिन हमारा आदिवासी समाज अपनी समाज के विकास के लिए कोई नियम कानून नहीं दिख रहा है। तो ये सारा चीज का अध्ययन करते हम लोग गांव में गए, तो गांव के बुजुर्ग लोग से पता चला कि पहले हम लोग का समाज कैसे चलता था। तो वहां भी हम पता चला कि हमारा समाज भी, आदिवासी समाज भी अपने समाज के विकास के लिए एक नियम बनाया हुआ था, जो आज भी कई गांवों में, कई इलाकों में, कई क्षेत्र में जिंदा है। बरार, बरार चंदा एक अलग चीज है। बरार मतलब चाहे अमीर चाहे गरीब सबसे बराबर। जैसे मानिए कठोरी पूजा हुआ, इधर हम लोग के लोकल क्षेत्र में होता है। महादेव पूजा हुआ, तो इसमें हर छानी से 10 रुपया वसूलते हैं, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, यानी बराबर। तो ये हमारी समाज की व्यवस्था थी। इसी हमारी समाज की व्यवस्था को नकल करके आज अन्य लोग, मान लीजिए मुस्लिम भाई लोग हैं, चाहे अन्य लोग हैं, नकल करके आज आगे बढ़ गए। लेकिन हमारा वो क्या था, एक काम निकालने के लिए वो व्यवस्था था। वो हमारे पुरखों को ऐसा जरूरत नहीं पड़ी या वैसा नहीं सोच पाए, क्योंकि उस समय वो चीज डिमांड नहीं था। लेकिन आज के समय हमें डिमांड था। डिमांड है कि अपनी संस्कृति को बचाते हुए अपने उद्योग व्यापार आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करें, हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज के जमाना के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मांग है। तो इसी का हम शोध करते हुए इस बरार को हम लोग अध्ययन किए, और तो पता चला है बरार सिर्फ गांव में जिंदा है। गांव से आगे जाएंगे ब्लॉक में तो वो बरार हमको नहीं दिखा, जिला में जाएंगे तो नहीं दिखा, राज्य में जाएंगे तो नहीं दिखा। तो इसी का हम अध्ययन करते हुए इस बरार को हमारे जो ईटीजी का टीम है, पारंपरिक आदिवासी स्वयं भू गंडवाना भारत की स्थापना नीति बनाया। उसके तहत कोरोना काल में इस बरार को 1 रुपया सहयोग के रूप में अपने नीति बनाते हुए ट्रायल के रूप में 6 जिला में हमने लागू किए। और उस 6 जिला से समझिए हम इसी तरह सिर्फ आर्थिक मतलब वेबिनार के माध्यम से लोगों को समझाते हुए, फोन के माध्यम से 3 4 लाख रुपए जमा हो गया। और उसी 3 4 लाख रुपया से आज समझिए कई संस्था का निर्माण हुआ, जिससे हमारे 3 पब्लिक संस्था हैं। तो जो नियम बनाए हम लोग, उस नियम का
नाम है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार। इसके अंतर्गत जो भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, बिजनेस छोटे बेटे व्यापारी लोग हैं और जो भी समाज का प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी इनकम का 1% समाज की विकास के लिए दान करेंगे। ये सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार। तो समझिए आज पूरे भारत में 12-15 करोड़ आदिवासी हैं। अगर 12-15 करोड़ आदिवासियों में लाख लोग भी नौकरी कर रहे हैं तो अपनी इनकम का 1% देंगे। वो 30,000 कमा रहा है तो मंथली का 300 रुपये समाज के विकास के लिए दान करेगा। और उसका एक रीजन है कि क्योंकि समाज की विकास इसलिए समाज को पे बैक देगा क्योंकि अगर समाज उसका छठी बरही नहीं करता, समाज उसका शादी ब्याह नहीं करेगा, समाज मरने के बाद छठी मरनी हरनी का काम कौन? समाज करता है। तो इतना काम हमारे लिए समाज कर रहा है तो हम समाज को क्या दे के जाते हैं? इस दुनिया में आए सारा काम समाज, हमारा छठी बरही समाज किया, हमारा शादी ब्याह समाज किया, मरने के बाद इस दुनिया से चार खंडा और सारा अंतिम संस्कार का काम समाज करता है। तो हम समाज को क्या देंगे? उसके लिए हम लोग नियम बनाए कि 1 रुपया दान करते हैं तो एक बहुत बड़ा हमारे पास कोष का निर्माण होगा और इसी कोष से हम व्यापार और अन्य जैसे शैक्षणिक कई उसका उद्देश्य नियम बनाए हैं। तो अपना टेलीग्राम चैनल में आप लोग को मिल जाएगा क्योंकि सारा कुछ बताने में लंबा हो जाएगा। दूसरा फिर अपना नियम बनाए कि सामाजिक उत्तरदायित्व बरार। इसके अंतर्गत जो अपने बेरोजगार मजदूर भाई लोग हैं 18 से 59 वर्ष जो कमाने में सक्षम है शारीरिक रूप से, वो अपनी दिन का 1 रुपया यानी महीना का 30 रुपया, साल का 365 रुपया समाज की विकास के लिए दान करेंगे। तो इससे समझिए हर गांव में आज 500 जनसंख्या है, 365 रुपया अगर उन लोग देते हैं तो लगभग 2 लाख रुपया हमारे पास जमा हो जाता है। ये एक केंद्रीय बरार अपना नियम बनाए। दूसरा गांव की विकास के लिए और 2-3 अन्य बरार नीति बनाए हैं जैसे श्रम या श्रम मूल्य बरार नीति। दूसरा सामाजिक उपज बरार। इसके अंतर्गत 100 किलो में मतलब पारंपरिक ग्राम सभा वहां की स्थानीय करेगी 100 किलो में अपनी समाज के विकास के लिए चाहे 2 किलो नियम बनाए अपना, उन लोग अपना गांव वाले प्रस्ताव पारित करेंगे, चाहे 5 किलो 100 किलो में दे। तो ये समझिए अगर हर परिवार अपनी जो भी इनकम का 100 किलो का 5 किलो देता है तो उसको अन्न को भाई आज के डेट में खाने के लिए किसी के पास कमी है नहीं है तो उसका एक पैसा देता है तो वो पैसा गांव की विकास के लिए एक बहुत बड़ा फंड का निर्माण हो जाता है। दूसरा श्रम या श्रम मूल्य बरार। जैसे अगर हमको भवन बनाना है तो गांव में प्रत्येक व्यक्ति साल में 2 दिन अपना श्रम दान करेगा, या तो श्रम मूल्य के लिए समय नहीं है उसके पास तो 2 दिन का श्रम मूल्य जो भी रेट होगा, जैसे अभी 250-300 चल रहा है तो 2 दिन का वो 300 के रुपये के हिसाब से समाज के खाते में गांव के विकास के लिए वहां जमा करेगा। तो इससे भी बहुत बड़ा एक आर्थिक कोष का निर्माण होगा। तीसरा अन्य सामाजिक सामान्य बरार नियम बनाए। ये अपना 3 बरार नीति है और इसी बरार नीति को हमने कोरोना काल में लागू किए। 1 रुपया के दम पर हमारे पास 3-4 लाख रुपया जमा हो गया। फिर हम लोग ने देखा कि अब इस पैसा का क्या किया जाए क्योंकि 3-4 लाख रुपया में हम कोई बहुत बड़ा उद्योग तो स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोग अध्ययन किए कि उद्योग व्यापार चलता कैसे है। तो कई लोगों से पूछे और यूट्यूब अन्य माध्यम से कि बड़े बड़े उद्योग आखिर चलते कैसे हैं। तो अध्ययन से पता चला कि वो एक शेयर अधिनियम कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सारे संस्था हैं और शेयर से सारा उद्योग बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। खुद के पैसा से अंडानी अंबानी लोग बड़े बड़े उद्योग स्थापित नहीं किए हैं, वो एक शेयर से आज टाटा हो चाहे हीरो होंडा हो चाहे जियो हो
जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो एक शेयर स्थापित किए, रजिस्टर्ड किए, और लोगों को एक ऑफर, वो संस्था निकालता है कि हमको इतना शेयर बेचना है। वो अपना शेयर निकाले और पब्लिक लोगों ने शेयर लिया। जैसे कि एक कंपनी खड़ा करने में 10 करोड़ की जरूरत पड़ा, तो 5 करोड़ वो खुद का लगाया और 5 करोड़ पब्लिक से, यानी कि हम लोगों से पैसा उठाया। तो हम लोग तो भाई उसका बारे में जानकारी है नहीं, हमारे लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं। तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उसके पार्टनर हैं, चाहे हीरो हीरोइन लोग हैं, और चाहे प्लेयर्स क्रिकेटर लोग हैं, इन लोग को भाई उस चीज के बारे में पता था, तो इन लोग पैसा था, तो इन लोग तुरंत पैसा लगा के शेयर उठा लिए। तो शेयर मतलब हिस्सेदारी, मतलब वहां की उस संस्था का जो भी टर्नओवर होगा, वो अपना नियमावली में शेयर खरीदेगा, इतना शेयर का इतना, तो उनको हिस्सेदारी। वो खेल रहा है, हीरो हीरोइन पिक्चर बना रहा है, लेकिन जियो से हम बात कर रहे हैं तो उसका भी हिस्सेदारी उसको जा रहा है। सीमेंट बिक रहा है तो उसका भी हिस्सेदारी क्रिकेटर को जा रहा है, क्रिकेटर से भी पैसा कमा रहा है, और कई संस्थाओं का शेयर लिया है। तो ये इससे हमको अध्ययन चला कि सारे उद्योग, बड़े बड़े उद्योग शेयर अधिनियम के तहत चल रहे हैं। तो हम लोग ने भी इस पैसा से 3-4 लाख रुपया जो आप लोग के सहयोग से जमा था, 3 पब्लिक संस्था का निर्माण किए, जिसका नाम है यूटीजीए, यूनाइटेड ट्राइब्स गंडवाना एसोसिएशन। दूसरा कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, तीसरा कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड। सबसे पहले यूटीजी का निर्माण किए हम लोग। यूटीजी में अपना जो 1 रुपया बरार है वो जमा हुआ। फिर और अध्ययन किए तो पता चला कि किसी भी प्रोडक्ट को हम, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है, तो प्रोडक्ट को हम बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए ट्रेडिंग संस्था का निर्माण किए। फिर बेचने के लिए भी हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए फिर रिटेल संस्था का निर्माण किया। ये तीनों एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हमारे पास कि इस तीनों संस्था को अगर आदिवासी अपनी समाज विकास के लिए चाह लें, तो अगर 1 करोड़ आदिवासी लोग रुपया देते हैं, तो हमारे पास एक दिन में 1 करोड़ इस आएगा। तो समझिए 30 दिन में 30 करोड़ रुपया, और एक टीआरसी स्थापित करने के लिए लगभग हमको 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है। हम लोग का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक टीआरसी की स्थापना होगा। टीआरसी यानी कि ट्राइबल रिसोर्स सेंटर। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 10 एकड़ से 100 एकड़ के क्षेत्र में एक सुपर बाजार, उसमें A to Z सामान, जैसे कि हमारा कपड़ा दुकान, छड़ दुकान, सीमेंट दुकान, सब्जी दुकान, उसके अंदर स्कूल कैंपस, उसके अंदर हॉस्पिटल कैंपस, उस 100 एकड़ के एरिया में होगा। अब समझिए कि अगर किसी किसान भाई को सरसों बेचना है, वो सरसों बेचने वहीं जाएगा, धान बेचना है वहीं जाएगा, मक्का बेचना है वहीं जाएगा, फिर सामान लाएगा कहाँ से? वहीं टीआरसी से। तो हमारे टीआरसी सेंटर में रोज मेला की तरह भीड़ रहेगा। अब मेला की तरह भीड़ रहेगा तो वहां से हमारा रोज बिक्री होगा। तो जो भी भाई लोग शेयर लगाए रहेंगे, तो शेयर अधिनियम के तहत उसमें प्रत्येक वर्ष लाभांश के रूप में जो नियम है, उसके अंतर्गत उनको लाभांश मिलेगा। ये शेयर बरार जो है, आपको एक प्रकार का दान समझिए समाज के विकास के। लेकिन शेयर जितने भी लगाएंगे, 500 रुपया का एक शेयर, ये तीनों संस्था में आप अभी लगा सकते हैं। एक आदमी 250 एक संस्था में लगा सकता है, शेयर खरीद सकता है। तो ये पैसा आपका है। इस पैसा को आप 3 साल बाद चाहे तो आप ले सकते हैं। और ये पैसा समझिए, जमीन का रेट जैसे बढ़ता है ना, शेयर का रेट वैसे ही बढ़ता है। तो उस स्थिति का जो वैल्यूएशन होता है, वो हम करते हैं। जो केंद्र सरकार का सेबी संस्था है, NSE,
उसके वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मान के लिए भी का शेयर लिखे, अब 3 साल बाद 1.5 लाख आपका 2, 3, 5 लाख भी हो सकता है। तो जैसे शेयर का रेट, जैसे मान के चलिए हमारा कपड़ा दुकान अभी मान के चलिए 1 करोड़ रुपया कपड़ा दुकान हम लोग खोले। 3 साल बाद कपड़ा दुकान का जो भी, अब कपड़ा मान साल में 3 राउंड 4 राउंड बिक गया, तो 4 राउंड बिक गया तो हमको प्रॉफिट तो होगा ना, उसके हिसाब साल लाभांश तो के रूप में किया जाएगा। वैल्यू बढ़ेगा, आपको जब शेयर को बेचना चाहेंगे तो कपड़ा दुकान देगा। और समझिए इंडिया में जितना भी अपना क्या बोलते हैं टीआरसी के अंतर्गत चेक टू जेड जो भी सामान बिक रहा है, सारा स्टेशन आपको अपने जुड़ेगा। ये के क्षेत्र को लेकर क्या फायदा मिलेगा, कहीं भी टीआरसी खुल रहा है उसका सारा शेयर धारकों को फायदा। ये गजब चीज का नेशन है। तो अपने ब्लॉक सभी लोग से मेरा अनुरोध है, हम लोग टीआरसी खोलने के लिए लोगों को इस व्यवस्था के मेगा प्लान खुद समझकर इस आर्थिक विभिन्न से, दूसरा इसको खुद अध्ययन करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में सारा पीडीएफ हमारा नियम का है, उसको आप लोग डाउनलोड करके पढ़िए और अधिक समझिए और लोगों को समझाइए। ब्लॉक में टीआरसी की स्थापना करने के लिए भी हमारी बिजनेस एसोसिएट के रूप में, मतलब जल्द आप टीआरसी खोलना चाहते हैं तो 20 लोगों का एक टीम चाहिए और 19 लाख रुपया बिजनेस एसोसिएट में लगवाइए तो लगभग 1 हो जाता है। 1 करोड़ से आप अपना दुकान खोलते हैं। जो भी लगाए हैं उनको समझिए बिक्री रेट का 10% मिलने वाला है। यानी मान के चलिए हम लोग ने कपड़ा खरीदा 100 रुपये में और उसका हम रेट बनाए रुपये, उसका 10% आपको मिलने वाला है। तो समझिए कपड़ा अगर 3 राउंड गया तो 3 राउंड 10 होंगे तो 30% कभी कोई बैंक ब्याज देता है क्या? नहीं। और आपका 1 लाख वो तो सिर्फ जिस ब्लॉक उसका रहेगा, लेकिन शेयर का वैल्यू जो सारे चीज से बिकेगा हिसाब से आपको ये आप पैसा, और आप चाहें तो फिर इसको बिजनेस एसोसिएट के रूप के बाद अपना मूल पूंजी ले हो सकते हैं टीआरसी से। ये अपन 5 लाख रुपया, लेकिन 5 लाख अब 1 साल में आपके लिए 3 राउंड कपड़ा बिक गया तो उनका आप परसेंटेज 10 रुपया के हिसाब से तो बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि कई आदिवासी कर्मचारी लोग हैं, पैसा है जिनके पास, वो अपना बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन वही दुनिया भर के लिए मकान और जगह नहीं होना, इसकी वजह से आते हैं। तो जो भी कर्मचारी भाई लोग चाहे जिनके पास पैसा तो अपना इस टीआरसी में लगा करके में दिए बिना झंझट टेंशन अब 10% का लाभ मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा तरीके में बुला 1,000 लोगों को 10,000 रुपया लगवाइए शेयर, ये तो लोगों को 1,000 रुपया का शेयर, उसमें भी ब्लॉक में तैयार हो सकता है। तो इसको करना हमारा ये आर्थिक गण तरह से सामुदायिक उठ, जैसे हमें कपड़ा दुकान एक उदाहरण देते हैं, लेकिन आने वाले दिन में हम लोग खुद का सब कुछ तैयार हो, बिस्किट खुद का तैयार हो। तो जितना जल्दी लोग 1-1 रुपया बराबर दें, जितना जल्दी लोग इस संस्था की भावना को, आने वाली पीढ़ी के समस्याओं को समझेंगे और हम लोग के साथ जुड़ेंगे, उतना ही जल्दी हम
लोगों को रोजगार देने में इसमें सफल होंगे। क्योंकि मान के चलिए कि अगर हम सरसों तेल निकालते हैं तो हमको सरसों कहाँ से मिलता है? किसान भाइयों से। अब उसके लिए एक मशीन की जरूरत, तो मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा नहीं, तो पैसा अब यहाँ हमारे पास इतना बड़ा कोष का निर्माण हो जाएगा, समझिए करोड़ों रुपये जुड़ जाएंगे, तो एक दिन में करोड़ रुपया आएगा। तो इसी पैसा से हम उनको बिजनेस उद्योग स्थापित करके देंगे। अब समझिए कि उसमें कई लोग काम करें, कई लोग मैनेजर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में काम करें। अब उसको ट्रांसपोर्टिंग के लिए फिर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगा, फिर गाड़ी की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। अब तेल पैकेजिंग करने डब्बा पड़ेगी, तो फैक्ट्री खोलने के लिए फिर तो चाहिए पैसा, 30 पैसा का उसको लोगों को देंगे समूह बन के। ऐसे करके हम हमारे को अच्छे रेट में हमारे दे सकते हैं और अमीर बना सकते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी, दुनिया के इंडस्ट्रियल लोग हमको लग रहे हैं, आज तेल मिलावट के रूप में हमको कई प्रकार की बीमारी हमको परोस, इससे बचा जा सकता है। ये एक उदाहरण, इससे और बिस्किट है, चॉकलेट है, सॉस है, ये बहुत कुछ है लोग को कराने का प्लानिंग है। दूसरा, हम लोग का बिजनेस का प्लानिंग नहीं है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे आए, तो हम लोग खुद का कैसे प्लानिंग है। इसके तहत समझिए हम लोग सरकारी स्कूल खुद गोद लेके चला सकते हैं। एक साक्षात उदाहरण है कि प्रतापपुर वार्ड क्षेत्र में पटिया, वहां कोरोना काल में भी स्कूल लगा। समझिए पूरा भारत नहीं, देश में कोरोना काल में स्कूल बंद रहा, पूरा सिटी बंद रहा, लेकिन बरपटिया का वो स्कूल, इसका देन है इसकी। स्कूल में नहीं लग रहे थे, लेकिन गांव में वहाँ के खुद टीचर रखे वाले, और 300-300 रुपये मात्र, और 300-300 में कई हजार हो जाता है। वहाँ 2-3 टीचर प्राइवेट रख दिए हैं स्कूल में ही, तो उन लोग प्रकार से हम हो जाता है। और हमारे लोग हमारे ही बच्चों को पढ़ाएंगे, ध्यान पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल में चूंकि है, तो सरकारी स्कूल गुरुजी अगर टाइम पास कर रहा है तो मॉनिटरिंग हो जाता है, तो वो स्कूल एक नंबर का चल रहा है। समझिए उस स्कूल का एक नंबर चलने पर आसपास के गांव के लोग अपने नाम करा के बरपटिया स्कूल नाम जुड़वा रहे हैं, वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ गई। ये हाल है। तो इसी करके और भी हम लोग का प्लानिंग है कि कैसे आज हॉस्पिटल चल रहा है, मिशन हॉस्पिटल, तो कैसे स्कूल चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, ये प्लानिंग है। अब अभी अभी हम लोग प्लानिंग है कि क्यों ना हम मंडी, क्योंकि किसान भाइयों लोग मंडी में सब्जी दे देते हैं, तो क्यों ना हम खुद का हर बड़े बड़े शहर में एक सेंटर खोलें, और 100 किसान 200 का उनका शेयर के रूप में, चाहे बिजनेस के रूप में पैसा 5-5 हजार 10-10 हजार लगवाएं, और सब्जी मंडी टीआरसी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। उसी तरह अभी हम लोग का प्लानिंग है कि जैसे लोग अपने घर में मुर्गी पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, तो क्यों ना टीआरसी का भी एक बकरी पाल दें। तो इससे क्या होगा कि हमारा टीआरसी का उद्योग व्यापार चाहे आय का स्रोत तो बढ़ेगा, लेकिन लोग टीआरसी क्या चीज है, टीआरसी वाले कर क्या रहे हैं, ये वो पता चलेगा। तो हम लोग ने प्लान बनाया है कि अगर कोई पालना चाहता है कुट कुट, जैसे मुर्गी पालन चाहे बकरी पालन, तो टीआरसी उनको बकरी देने के लिए तैयार है। वो अपना जानकारी दें कि मैं अपने टीआरसी का, तो पालने वालों को 60% और बाकी 40% टीआरसी का पैसा होगा। ऐसा भी नियमावली बनाए हैं अपन लोग। ऐसे करके कई नियमावली है साथियों। इसकी मूल भावनाओं को समझिए और लोगों को जो बताइए कि ये तो अपना
समझिए आर्थिक गंड व्यवस्था का सामुदायिक आर्थिक मेगा प्लान था। अब इसको संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव में अभी हम लोग वैकेंसी निकाले हुए हैं संग्रहण अधिकारियों का। इनका लगातार अभी बरसात की वजह से और चुनाव की वजह से नहीं हुआ है, नहीं तो मंथली हम लोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतापपुर में अपना टीआरसी ईटीजी का जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ प्रत्येक महीना होता है। तो उसमें वैकेंसी निकला हुआ है, तो इसमें जो भी शेयर कलेक्शन करेंगे उनको संग्रहण अधिकारियों को शेयर के हिसाब से 10% मुझे टीआरसी देगा, तो उनके लिए भी एक रोजगार का स्थापना होगा। आज एलआईसी चल रहा है, बड़े बड़े जमा कंपनी चल रहे हैं, समझिए उन लोग की एजेंट काम कर रहे हैं, तो एजेंटों का कमीशन देखिएगा तो बहुत कम रहता है, लेकिन 10% हम लोग का टीआरसी दे रहा है, तो हमारे लोगों के लिए एक आय का स्रोत, रोजगार का स्रोत बन सकता है। दूसरा, इसको संचालित करने के लिए फिर जैसे पर्यवेक्षक अधिकारी का पद वैकेंसी निकाले हुए हैं। इसमें 15 गांवों का संग्रहण अधिकारियों को मॉनिटरिंग करेगा, उसको 0.02% कमीशन दिया जाएगा। फिर एक ब्लॉक ऑफिसर का पद अपना निकला हुआ है, ब्लॉक लेवल में अपना संग्रहण अधिकारियों को और पर्यवेक्षक अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा, लक्ष्य देगा कि हमको शेयर कैसे कलेक्शन करना है, शेयर कितना कलेक्शन करना है, लोगों से कैसे बात करना है, लगातार वो गाइड करेगा, ट्रेनिंग देगा। तो उनको 0.1% कमीशन है। तो ये एक प्रकार से समझिए लगातार हम कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो इसमें आप सभी लोग का सहयोग चाहिए, तभी हम ये मूल भावनाओं को समझाते हुए, उनको रोजगार देते हुए खुद भी अमीर बन सकते हैं और लोगों को भी अमीर बना सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी एक आर्थिक स्थापित करके, जैसे हमारे बाप ने हम रख के दिया, आज उसका नाती तक खा रहा है, तो हम लोग सत्ता आर्थिक उद्योग स्थापित करके आने वाली पीढ़ी को देके जाएंगे, उस उद्योग को आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए। क्योंकि समझिए आज धीरू भाई अंबानी अपना उद्योग स्थापित किया, लेकिन आज उनके बेटा लोग मुकेश अंबानी लोग करोड़पति हैं। तो हम आज उद्योग स्थापित करते हैं तो आने वाली हमारी पीढ़ी उसको और डेवलपमेंट करेगा और उद्योग अमीर बनेगा। तो ये हम लोग का आर्थिक मेगा प्लान था, और मैं कुछ एक कंपेरिजन बताना चाहूंगा कि अमीर बाप अपने बेटे के बारे में क्या सोचता है और आदिवासी अपने गरीब बाप अपने बेटे के बारे में क्या सोचता है। अमीर बाप चाहे व्यापारी के लड़के को अमीर लोगों को, लड़के लोगों को पता होता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए वो 10वीं 12वीं के बाद व्यापार करना चालू कर देता है, या तो पढ़ाई के समय ही बाजार के दिन मिर्ची व अन्य सामग्री बेचना चालू कर देता है। लेकिन हमारा आदिवासी भाई लोग बच्चों को बोलता है कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, तभी अच्छा नौकरी मिलेगा। आदिवासी भाई 12वीं पढ़ लिया तो अपने आप को मजदूर व खेती करना, उत्पाद बेचना शर्म करता है, सिर्फ नौकरी के इंतजार में 10 से 15 वर्ष खराब कर देता है। वहीं व्यापारी वर्ग स्थायी आय का स्रोत बनाता है और भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, लेकिन आदिवासी वर्ग अस्थायी स्रोत पर अकड़ दिखाता है, ये भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देता है। 2 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, खाना पीना और यश करना ही सोचता है, जबकि हमारे पुरखा भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। व्यापारी का बच्चा एक पान ठेला, चना और चाय अंडा बेचकर बहुत बड़ा मकान, दुकान, व्यापार बढ़ा लेता है, क्योंकि वो 5 से 10 साल तक टिका रहता है। लेकिन आदिवासी किसान का बच्चा 10-50 रुपए रोज
के आय को ठुकरा देता है और कुछ दिन तक चना अंडा ठेला चलाकर छोड़ देता है क्योंकि भविष्य को नहीं देख पाता। वही कृषि कार्य को 5 से 10 साल पीढ़ी दर पीढ़ी तक करता रहता है, चाहे लाभ हो या नुकसान। व्यापारी वर्ग का बच्चा भी किसी सामान को लेता है तो कोई छूट या कुछ न कुछ कम जरूर करता है और बोलने में कमी कभी शर्माता नहीं, चाहे भले मुंह फिसल जाए। लेकिन आदिवासी किसान का बच्चा एक दो बार बोलता है कम करेगा तो ठीक, नहीं तो सामान पसंद है तो पूरा पैसा दे देता है। ज्यादा बोलना या कम रेट करवाना अपने आप को शर्मिंदगी व हीन महसूस करता है। पूरा पैसा देकर अपने आप को अमीर महसूस करता है, पर वास्तव में होता नहीं है। अमीर वर्ग बचत करता है और अपनी बैंक में बैलेंस को बढ़ाता है, जैसे LIC बीमा के माध्यम से। लेकिन गरीब वर्ग बचत पर विश्वास नहीं करता, सिर्फ खर्च करता है। व्यापारी वर्ग का बच्चा एक मिशन को लेके काम करता है, जैसे कि 5 साल में 5 लाख बैंक बैलेंस बनाना है, 5 साल में 10 लाख का घर बनाना है, 5 साल में 2 लाख का बहन का शादी करना है। लेकिन आदिवासी किसान का बच्चा कोई लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ नौकरी के इंतजार में 5-10 साल बर्बाद करता है, क्योंकि फल सब्जी बाजार तो करने में शर्म आती है। बिना लक्ष्य के इंसान बिना नंबर के घड़ी के समान है, जो चलती तो है लेकिन टाइम का ठिकाना नहीं चाहता। अन्य समाज नौकरीधारी के लोग अपना एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा व्यापार करने पर सोच और समझ रखते हैं और कर्म भी करते हैं, क्योंकि अमीर बनना उनका मिशन और लक्ष्य होता है। उसी तरह आदिवासी वर्ग नौकरीधारी छोटे व्यापारी लोग सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना बच्चों के बारे में सोचता है। अगर कर्मचारी लोग व्यापार करने में रुचि लें तो पूरा आदिवासी लोग अपने लोगों से सामान लेंगे, तो पैसा और अमीर हमारे समाज के लोगों के पास होगा। तब बेरोजगार लोगों को भी व्यापार करने की सोच पैदा होगी, क्योंकि हमारा समाज देखा देखी में ही ज्यादा विश्वास करता है और सीखता है। तो साथियों, ये एक मेरा कंपेरिजन था कि अमीर वर्ग क्या कर रहा है और गरीब वर्ग क्या कर रहा है। बाकी आर्थिक मेगा प्लान पहले आप लोग को बताया। इस आर्थिक मेगा प्लान को और अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे आर्थिक वेबिनार में आप लोग जुड़िए, और अधिक जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम UTG चैनल है उसमें सारा कुछ इसका नियम कानून है और इसका उद्देश्य है, और इसकी जो जानकारी है अभी तक क्या उपलब्धि है, हम लोग ने कितने TRC स्थापित किए हैं, अपन पास कितना पैसा आ रहा है, प्रत्येक महीना इसका बैलेंस शीट महीना के 5 तारीख तक डाला जाता है। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए पूरा पारदर्शिता टेलीग्राम में PDF के रूप में अपलोड है। आप लोग पढ़िए, रिसर्च जानिए, और इसकी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप लोग अपने स्तर में जैसे बनता है काम करिए, क्योंकि यही एक रास्ता हम लोग को लगता है कि जिस दिन हमारा समाज इस पारंपरिक आर्थिक गंड व्यवस्था को समझ जाता है, उस दिन आने वाली पीढ़ी को हम वह चीज दे के जाएंगे जो आज टाटा अंबानी भी अपनी पीढ़ी के बारे में नहीं सोचा होगा। और UTG एक ऐसा संस्था, इतना बड़ा संस्था, पब्लिक लिमिटेड संस्था है कि ये एक समुंदर है। इसके सामने जो है टाटा हो, अंबानी हो, बिरला, सब फेल हो जाएंगे जिस दिन हमारे 15 करोड़ आदिवासी भाई लोग अपना 1 रुपया देने के लिए नहीं कतराएंगे। क्योंकि किसी महान शख्स ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज इस UTG का टीम का फाउंडर मेंबर होने के नाते मैं आप सभी लोग से अपील करना चाहूंगा कि आप हमें 1 रुपया दो, हम आपको आर्थिक आजादी इसमें देंगे। इतना ही कहकर आज का मेरा उद्बोधन और सेशन समाप्त करते हैं।
आप सभी लोग ने ध्यान लगाकर अपना समय देकर सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार जुड़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़िए। सभी को सेवा जोहार। धन्यवाद साथियों।